आपने कहा कि 26 सितंबर 2026 को वॉर होगी और इंडिया शुरुआत उसकी करेगा। तो क्या आप ये जो वॉर जैसी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या सिविलियंस को तो नुकसान होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? सिविलियंस को डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन ये जो अभी वॉर होगी 2 बार होगी। मई 2025 में दिखाई दे रही है, सितंबर में सूर्य ग्रहण आने वाला है 2025 को, उस समय भी वॉर होगी। इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे। तो इस वर्ष में 2 बार बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बार हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि भारतीय सेना का कोई भी सैनिक आहत ना हो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि हमारे भारतीय आर्मी के इतने सैनिक शहीद हो गए। जिनके ठीक है। घर में गिरती है ना शालिनी जी, उन्हीं को पता होता है कि शहीदी होती क्या है। एक सैनिक शहीद होता है ना, उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो कहा जाता है कि एक आर्मी के फैमिली वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ठीक है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन जो कहर गिरता है फैमिली के ऊपर बाद में, और इसका जो निचोड़ है भारत की कुंडली में निकल चुका है। आप देखेंगे अभी जो भी होगा, न्यूज़ आएगी कि भारतीय आर्मी का शायद ही कोई सैनिक इस बार आहत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जी जी हाँ, सिविलियंस के ऊपर परेशानियां आएंगी। चाहे हो सकता है हमारे बॉर्डर्स में लगते हुए कुछ सिविलियंस हों, ये बॉर्डर्स के उस तरफ परेशानियां तो आएंगी। और जो आपने कहा कि युद्ध विकल्प नहीं है, आप सोचिए ना, भारत युद्ध चाहता कब था? ठीक हमारी बात तो है। विस्तारवादी नीति कभी रही ही नहीं है। आप तीनों युद्धों को देख लीजिए, 62, 71, कारगिल वार, अभी ये जो भी जिस तरीके के छापामार युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो पठानकोट है, आपका मुंबई 26/11 हो गया, हमने कब युद्ध किया? हमने कब वहाँ पर जाके स्ट्राइक की? आप हमारे ऊपर ही युद्ध थोपते जा रहे हो लगातार, तो हम चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। और ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बार बार ईंट मारेंगे और हम हमेशा पत्थर मारेंगे। इस बार हम खुद भी तो शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत होगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि अब जैसे छोड़ देते हैं लोगों के बारे में। देखिए, जियोपॉलिटिकल मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लोगों को विश्लेषण देता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में आइडियाज़ देता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि आज अगर भारत युद्ध करेगा तो दुनिया का जो एक नरेटिव है गलत सेट बैठेगा कि भारत युद्ध में उतर आया है तो इन्वेस्टमेंट्स खींच लिए जाएं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा। आई नो, अभी कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, डरे होंगे व्यूअर्स कि अगर मई में अटैक हो गया, जो विदेशी लोग हैं, एनआरआई है, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि हम अपना पैसा खींच ले। ये बात अलग है, जब स्ट्राइक होगी तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, इट्स अंडरस्टूड। गोल्ड बढ़ेगा, यही होता है बाद में। लेकिन ये टेम्परेरी होगा, लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा। चाइना खुद चाहता है कहीं ना कहीं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दे, ताकि चाइना का व्यापार और बड़ा हो जाए। चाइना की कुंडली दिखाई देती है, कुंडली में भी कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप हम पुरानी घटनाओं को क्यों नहीं याद कर लेते, महाभारत के समय की। शालिनी जी, श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे, दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक। और अगर तांत्रिकों की बात करें तो श्री कृष्ण और रावण से बड़ा तांत्रिक ना तो कभी हुआ, ना ही कोई होगा। और जब हम कूटनीतिज्ञों की बात करते हैं, डिप्लोमेट्स की, तो श्री कृष्ण जी और हनुमान जी सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं। क्या श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध रुकवा नहीं सकते थे? उसके लिए तंत्र की क्या ज़रूरत थी? वो अपने डिप्लोमेशन से ही युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। करवाया ना, वो युद्ध भी तो उन्होंने ही करवाया। आई अंडरस्टैंड कि युद्ध विकल्प नहीं है, लेकिन कई बार नियति अपना पैमाना सेट कर लेती है। नियति को युद्ध करवाना ही होता है। कई बार प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बन जाते हैं कि वो फोर्स कर देते हैं कि युद्ध करना है। विश्व लगन कुंडली जो बन रही है 2025 की, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की, पूरी दुनिया 2026 के बाद युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी। ये नियति सेट हो चुकी है। अगर डिफेंस के स्टॉक्स कहीं स्टेल्थ होंगे, स्टेबल होंगे, स्टेगनेंसी पे जाएंगे, तो 2029 के बाद धीरे धीरे वो एक स्टेबल होना शुरू होंगे या वो गिरने शुरू होंगे। तब तक युद्ध लंबे चलेंगे पूरी दुनिया में। अब देखिए ना, जब नियति सेट कर चुकी है, हम रोक नहीं सकते, आप और हम। अब देखिए, मुझे याद है मैंने सितंबर 2021 को वीडियो दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा
जैसे ही शनिदेव जी 17 फरवरी 2022 को कुंभ राशि में जाएंगे और विद इन 1 वीक वॉर शुरू हो जाएगी। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हो गया और मुझे मालूम है कि रशिया यूक्रेन के लोग मेरे वीडियोस उस टाइम पे भी फॉलो करते थे और कई लोग वहाँ के डिप्लोमेट कॉल भी करते थे, कई लोग जुड़े भी हुए हैं। आपने नाम लेके कहा था मैंने यस मेरा कि वीडियो है, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर यस होगी। मेरा वो वीडियो है और वो वीडियो मैंने लॉन्च किया था 24 अगस्त 2021 का वीडियो है मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल में। अगर व्यूअर्स चाहें तो उस वीडियो को डेट वाइज निकाल के देख सकते हैं। युद्ध के बारे में वो कीवर्ड मिल जाएंगे उनको। उस टाइम में मैंने समय सीमा बता दी थी कि इस समय वॉर शुरू होगी। अब आप सोचिए वहाँ के डिप्लोमेट्स, यूक्रेन के, रशिया के, कई लोग मुझसे विश्लेषण लेते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उन्होंने बात भी कही थी कि मैंने बिकॉज मेरे बारे में वो बता रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है। तो उसमें उपाय भी तो छुपा था कि ये प्रेडिक्शंस हैं। क्या ज़ेलेंस्की, इनकी तो अपना वो कहते हैं ना कि भाई भाई का नाता है, रशिया यूक्रेन एक जैसा कल्चर तो है उन लोगों का। बिल्कुल। अब ज़ेलेंस्की को क्या सूझ गई कि उसे नाटो में जाना है, ना तो वो नाटो में जा पाया। और सोचिए कि इनके अपने ही तो थे रशियन, कि भाई अगर आपने कुछ करना ही था तो व्लादिमीर पुतिन, आप चले जाते थे, लैंड करते थे युद्ध के समय भी 2 दिन के बाद जब स्ट्राइक हुई, आपको रोकने थोड़े नहीं वाला था, वो संधि करके आ युद्ध संधि कर लेते थे। आपको क्या ज़रूरत थी आपको नाटो में जाने की? देश गंवा दिया। वो कहते हैं ना, मूर्ख राजा को सत्ता पे बैठाओगे तो वो देश तो गवाएगा। अब एक जो जातक जो एक सीरियल में प्रेसिडेंट बना है, उसको अब वहाँ का भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है वॉर का या कंट्री चलाने का। राजा का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि सिविलियंस में मेरे एक भी व्यक्ति को आघात नहीं पहुँचना चाहिए। मोदी जी को पता चला कि हमारे 26-27 लोग कश्मीर में मारे गए तो रिटेलिएशन ज़बरदस्त देखा जाएगा अभी उनका। ज़ेलेंस्की ने क्या कर लिया, इसे मूर्खता कहते हैं। तो क्या युद्ध रुका? नियति तय कर चुकी थी कि यूक्रेन में तबाही मचेगी। अब देखिए कुछ जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। आज अगर पुतिन चाहें तो इस युद्ध को 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। कुंडली में भी योग दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरा समय चला हुआ है पुतिन का, 2023 में भी, 24 में भी, 25 में भी। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिकल मूव। आई एम डैम श्योर कि पुतिन का कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो ज़रूर होगा जो उन्हें गाइड करता रहता होगा कि इस युद्ध को चलाए रखो यूक्रेन के साथ, बंद मत करो। जिस दिन युद्ध बंद हो गया उस दिन जो एक सिंपैथेटिकल गेन जो पुतिन ने लिया हुआ है पब्लिक का, वो ख़त्म हो जाएगा। आज वो धीरे धीरे युद्ध को बढ़ा रहा है, दायरे को। इट मीन्स इससे क्रेडिबिलिटी कि देखिए मैंने आपको नाटो से बचा रखा है। और एक्चुअली में अगर रशिया ने युद्ध किया तो पूरे नाटो के साथ युद्ध किया है। बिल्कुल। और नाटो देशों के बारे में भी मैंने कहा था कि विघटन होगा, शायद इसके बारे में भी कभी वीडियो दिया हुआ है मैंने कि नाटो टूटेगा। आज से 3.5 साल पहले वीडियो दिया था। अब सोचिए नाटो के बीच में कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है आज की डेट में। तो दीज आर स्ट्रेटजिकल वॉर। रशिया इसी तरह से यूक्रेन में धीरे धीरे बढ़ेगा। 6 घंटे में क्यों नहीं अटैक करके क्लोज कर देता है। और उस समय तो हम सुन ही रहे थे कि रशिया कहाँ इतना बड़ा और कहाँ यूक्रेन इतना छोटा सा। ये खबरें आ रही थी कि 1 हफ्ते के भीतर कीव के ऊपर वो पहुंच जाएंगे रशिया और उनका वहाँ पर झंडा लहरा रहा होगा कीव पर। पहुंच भी चुके थे। हाँ। लेकिन फिर वापस हुए। उनको लगा कि नहीं, कुछ हमने जल्दी कर दी। अगर पहुंच जाते तो जनता भी बाद में विद्रोह करती थी कि नहीं, राष्ट्रपति या जो भी, ठीक है कानून उन्होंने अपने हिसाब से बना लिए, महाभियोग भी चलने वाला था। देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कंट्री को मिल जाए तो दैट कंट्री शुड फील वेरी हैप्पी। और पुतिन जैसा व्यक्ति किसी कंट्री के लिए किंग मिलना बहुत बड़ी बात है। दिस पीपल शुड फील हैप्पी। बट देखिए सबको अपने बेनिफिट्स चाहिए, तो पुतिन अपने बेनिफिट्स लेते जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ और प्रशांत जी आपसे समझना चाहती हूँ कि आप जब इन देशों की भविष्यवाणी करते हैं तो क्या आपको वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं आप उन सबकी कुंडली पर गौर करना पड़ता है? ये सवाल मैं 2 वजह से पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे ज्योतिषियों से मिली हूँ जिन्हें ग्रहों के बारे में तो शायद फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इकोनॉमी वो नहीं समझते, वो वर्ल्ड मैप शायद नहीं समझते हैं, 2 देशों के बीच में रिश्ते कैसे हैं उन्हें नहीं मालूम होता है, कौन उन देशों के मित्र, मतलब भारत का ही शायद अगर मैं उनसे पूछूं, उनमें से बहुत से हैं जो शायद ना बता पाएँ कि हमारा मित्र और दुश्मन देश कौन सा है। और फिर आप तो जो भविष्यवाणी
कर रहे हैं, अब आपको नेटो की भी सारी कंट्रीज़ के बारे में पता रखना होगा, रशिया का कौन सा मुल्क दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, तो अब ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या आप इतनी सटीक तारीख के साथ जो बता पाते हैं उसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही है या इसके अलावा भी बाकी एजुकेशन है? शालिनी, आज ना वो ज्योतिष बदल चुका है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि धोती कुर्ता एक टीका लगा के, जो कि मैं भी कर्मकांड करता हूँ, खुद यज्ञ करवाता हूँ मैं आज भी। जैसे कि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, जैसे कि माँ तारा देवी का यज्ञ होता है, तो आज भी हमारे आश्रम हैं 4, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पंडित हैं, पीएचडी होल्डर हैं जो मेरी टीम में काम करते हैं, लेकिन यज्ञ करवा नहीं पाते हैं। तारा देवी का यज्ञ मुझे खुद करना होता है, या मनमोहिनी या बगलामुखी। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँ कि मेरा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान या कर्मकांड का ज्ञान दुनिया के बारे में प्रेडिक्शन दे सकता है, जी नहीं। जितनी आज की डेट में एक आईएएस वालों को पढ़ाई करनी पड़ती है, बाद में भी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम के समय भी, यूपीएससी के समय में, शालिनी उतनी पढ़ाई मुझे भी करनी पड़ती है। मुझे हर एक एंगल पढ़ना पड़ता है। मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में भी समझना होता है, पॉलिटिकल भी मुझे समझना होता है, फाइनेंसिस तो मुझे हर कंट्री के समझने होते हैं, क्या कहाँ पर क्यों समझौता हो रहा है वो भी समझना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, कैसे है। देखिए, पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज लेनी होती है कि गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ प्राइस गिरेंगे। हर चीज़ का ज्ञान लेने के बाद फिर आप ज्योतिषीय एंगल्स को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और अगर आपने सिर्फ ज्योतिषीय गणना कर दी तो कहीं ना कहीं गलतियाँ ज़रूर होंगी। स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी मैं कोई विश्लेषण देता हूँ जो ऑलमोस्ट 99% सटीक होते हैं, तो युद्ध की गणना मुझे पहले करनी होती है कि युद्ध कहीं होने तो नहीं वाला है किसी कंट्री में, और होने वाला है तो उसके लिए मुझे वो एक बफर टाइम लेना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पर 3 या 6 या 8 दिनों में स्टॉक मार्केट फॉल करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा था। लेकिन आज अगर कोई ज्योतिष में ये सोचता है कि सिर्फ ज्योतिष की पढ़ाई करने से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता ये चीज़। मंडेन एस्ट्रोलॉजी मीन्स मेदनी ज्योतिष में आपको पूरी दुनिया के बारे में और जियोपॉलिटिकल नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। उसके बाद आप उस नॉलेज को ज्योतिष के साथ अप्लाई करके फिर आप डीकोड करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते आप। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। मैं व्यूवर्स को भी ये कहूँगी कि जैसे पिछली बार आपने बहुत सारा कमेंट किया था, चाहे वो सही गलत, प्रशांत जी को प्यार देने वाला या उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने वाला, तो वो आप इस बार भी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कर सकते हैं, ताकि अगला पॉडकास्ट जब हम करें तो उनसे वो सवाल पूछ सकें। जैसे मैंने आज कहा कि भाई लोग तो कह रहे थे आपने सरकार से पैसे लिए हैं, तो आपका वो सही कॉमेंट है, गलत है, जो भी आपके दिल में ख्याल आता है इस पॉडकास्ट को लेकर, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप सोचते हैं। और कोई सवाल भी अगर है आपका ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी जी। एंड दोस्तों, आप लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय।